नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में आज फिर लौटी है रौनक। विदेशी बाजारों में रिकवरी देखने को मिली, खासतौर से अमेरिका का डाउ तगड़ी रैली दिखा रहा है और डाउ फ्यूचर्स में भी हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। उसी तर्ज पर आज शुरुआत तेजी के साथ एशियाई बाजारों ने की और भारतीय बाजार भी अच्छी खासी बढ़त दिखा रहे। तो आज दिन का हाई करीब 10,040 का था और इस समय हम 10,009 10,010 के आसपास ट्रेड करने में कामयाब हैं। तो मार्केट 10,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है और ये एक अच्छा संकेत है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी आज के सत्र में। ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स में एक पुल बैक देखने को मिला है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो लगभग आज 600 पॉइंट ऊपर है। कल याद रखिएगा 700 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी बाजार बंद होते होते। तो कल के लॉसेस को रिट्रेस कर रहा है मार्केट, यही आपने समझना है। ऐसे में आज की क्या स्ट्रैटेजी हमारे जानकारों की रहेगी उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा कल थोड़ी सी जानकारों ने अपनी पोजीशन हेज की, ज्यादा शॉर्ट के आइडियाज थे, लेकिन रुचित अकेले थे जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस पर फोकस कर रहे थे और उसका फायदा इनके रिटर्न्स में भी मिलता दिखाई दिया है। तो कल तक के रिटर्न्स कैसे रहे हैं, रुचित जैन, मानव चोपड़ा और कुणाल रामभ्या की, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिर यहाँ से आगे आज की क्या इनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी उस पर फोकस करते हैं। तो कल के सत्र में दो मंदी के ट्रेड्स मानव और कुणाल रामभ्या ने अपने टीम में रखे थे और उसके बाद एक तेजी का कॉल लिया। उस सबके बीच कुणाल ने करीब 5.38% के रिटर्न्स कमाए, रुचित जैन ने 3% के रिटर्न्स अपने नाम किए, मानव चोपड़ा ने करीब करीब -1% के रिटर्न्स दिखाए। गिरते बाजार में सिर्फ -1% के रिटर्न्स या फिर नेगेटिव रिटर्न होना भी अच्छा संकेत है, यानी कि इनका पोर्टफोलियो इतना इरोड नहीं हुआ जितनी क्राइसिस बाजार में कल दिखाई दे रही थी। कॉन्फिडेंस काफी कम था। तो आज क्योंकि रौनक लौटी है, हमारे जानकारों की पोजीशनिंग कैसी रहने वाली है सीधे होने से पूछते हैं। मानव, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? देखिए, आई थिंक कल हम लोग ने जैसे बात की थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, एक दिन ऊपर या नीचे। सो कल का जो हमारा व्यू था वाज फॉर अ शॉर्ट टर्म बाइस था कि नेगेटिव साइड का। बट जिस तरह आज हमने मार्केट में ओपनिंग देखी है, जिस तरह बैंक निफ्टी आज 20,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी 10,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म अंडरटोन फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव बुलिश हो सकता है। जैसे मैंने कल कहा, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के चले मार्केट्स में। एंड आज जिस तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है अगले 2 से 3 मूव्स में हम लोग को एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। तो आज मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, थोड़ा हाई बीटा स्टॉक्स और जो स्टॉक्स रहेंगे जिसमें अच्छे मोमेंटम है, तो मैं वही स्टॉक्स को चूज करूंगा। ओके, हाई बीटा काउंटर्स और जहां पर मोमेंटम अच्छा है तेजी की तरफ, उन्हीं पर फोकस रहेगा। रुचित, आपका प्लान क्या है? कल आपने तीनों तेजी के ट्रेड्स दिए थे, उसका फायदा आपके पोर्टफोलियो में दिखा जरूर, आज अप्रोच वही है? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। यस हर्षदा जी, कल जैसे हमने कहा था कि जो डिप थी वो डिप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और लगभग आई थिंक 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे चल रहा था कल जब हमारा ये शो चल रहा था। तो वहां पे वो डिप पे मैंने 3 लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, जिसमें से 2 में प्रॉफिट बुकिंग मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे आज मैं और एक लॉन्ग पोजीशन वो 2 के रिप्लेसमेंट में फिलहाल मैं एक लॉन्ग पोजीशन ऐड करूंगा। मार्केट पे व्यू अभी भी तेजी का है हमारा। हम देख रहे हैं कि शुक्रवार को गैप डाउन ओपनिंग हुई बट निचले स्तरों से अच्छी बाइंग आई। कल सोमवार को हमने गिरावट देखी बट फिर से आज एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिली। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट फिलहाल ग्लोबल क्यूज है वो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप डाउ और डेक्स के भी चार्ट्स देखेंगे तो वहां पे भी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो करेक्शन आया है वो एक जस्ट एक रिट्रेसमेंट ही लग रहा है। तो आई थिंक ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव है, तो वही फॉलो अगर हम करेंगे तो हमारे मार्केट में भी यहाँ से अपमूव रहेगी और 10,200 10,250 तक के लेवल्स हमें यहाँ नियर टर्म में दिख सकता है। तो तेजी का ही कॉल रहेगा। फिलहाल मैं एक कॉल ऐड करूंगा और ड्यूरिंग द डे अगर कुछ मोमेंटम में और दिखता है तो मैं बाद में नेक्स्ट कॉल ऐड करने के लिए देखूंगा। ओके, तो एक तेजी का ट्रेड लेंगे, लेकिन फोकस देखिए तेजी का ही है रुचित की ओर से। और कल भी इन्होंने सही पकड़ा था कि आप कल का बाजार जो डिप दिखा रहा था एक अपॉर्चुनिटी थी खरीदारी करने की। कुणाल, आपकी इनफैक्ट मैक्सिमम रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं कल दोपहर तक, आज की अप्रोच क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमने कल बात की थी कि मार्केट में जो एक मैसिव करेक्शन आया था, तो एक अपमूव अगर आ भी रहा है तो आई वुड कंसीडर दैट एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। 2 लेवल्स ध्यान में रखने होंगे निफ्टी पे, वो होगा 10,050
और 10,100 ये दो रेजिस्टेंस लेवल लग रहे हैं। आई थिंक ये कॉन्ट्रा मूव जो है शायद 1-2 दिन चल सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो मैंने मेरे अप्रोच में मेरा जो HUL का जो व्यू था, आई थिंक वो मेरा कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। उसके बदले में आज एक मैं बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम जो DLF और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का जो कॉल शॉर्ट कॉल था, आज मैं वही कैरी करूंगा। और मेरा अप्रोच मार्केट में वही होगा कि जैसे जैसे नेगेटिवनेस दिखे मार्केट में, मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करूंगा। ओके तो मार्केट के ट्रेंड के साथ बेसिकली कुणाल अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। आज एक तेजी का मूड है तो एक तेजी का ट्रेड सामने आएगा, लेकिन कल के 2 शॉर्ट्स को वो होल्ड भी कर रहे हैं। तो चलिए इनके पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और ये देखिए कल के ट्रेड्स ये थे। चोला इन्होंने बेचा, करीब 140 का टारगेट था। DLF में भी इन्होंने एक शॉर्ट कॉल ही दिया था और यहाँ पर 140 का टारगेट था। HUL में एक बाय साइड की स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2080 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो अब एक जगह खाली है इस पोर्टफोलियो में। कुणाल बताइए कौन सा ट्रेड जोड़ रहे हैं? तो हर्षिला जी, यहाँ पे मैं एक बाय जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो फार्मा स्टॉक है और वो कैडिला है। अब ये कैडिला में आप देखिए अप्रैल से लेके अब तक एक मैसिव कंसोलिडेशन फॉर्म था और ये एक कर्व फॉर्मेशन हो रहा था। एवरी टाइम वो जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा था, नीचे आके वही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके जा रहा था। तो मुझे आज ये अट्रैक्टिव लग रहा था। कल इसने एक नया हाई किया था 381 382 का, बट आज अच्छे खासे करेक्शन में आके मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसमें। तो 360 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ये टारगेट में इसमें लगा रहा हूँ 385 का, 385 का। मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आगे जाके कंटिन्यू होगी। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर 307 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो डेफिनेटली एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये मेरा पूरा कर्व फॉर्मेशन है वो निगेट हो रहा है। अदरवाइज दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पिक्स फॉर मार्केट। अगर मार्केट ऊपर भी जा रही है तो भी और नीचे जा रही है तो भी आई थिंक ये काउंटर ऐसा लग रहा है जो काउंटर परफॉर्म करेगा। ओके तो काउंटर परफॉर्म करेगा। और इस साल में आप देखिएगा स्टॉक ने करीब करीब 40% तक के रिटर्न्स दिए हैं और जून के महीने के रिटर्न्स अब तक करीब 8% के रहे हैं। तो अप्रैल मई के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हुआ था और कैडला आज % ऊपर है, क्योंकि ऐसी खबर भी आई थी ना, तो उसको लेकर थोड़ी सी नरमी देखने को मिली या फिर हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन दैट पार्ट मोमेंटम है स्टॉक में, स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट्स पर। 385 के टारगेट के लिए तेजी का कॉल ये दे रहे हैं और 360 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। कुणाल ने साफ कहा 360 अगर ट्रिगर होता है तो फिर वो अपनी पोजीशन को कंपेलिंगली काटेंगे, फिर यहाँ पर रुझान नेगेटिव होगा तो वो स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज भी देखिए 363 डेज लो था, उससे ज्यादा ये स्टॉक टूटा नहीं है। तो ये आया कुणाल का पहला ट्रेड। अब आते हैं मानव के स्टॉक्स पर और मानव के कल के पोर्टफोलियो पर एक बार पहले नजर डाल लेते हैं। इन्होंने कोल इंडिया, UPL, कोरोमंडल ये ट्रेड्स दिए थे। फिर कोरोमंडल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उसके बदले में अदानी ट्रांसमिशन लेकर आए और आज सुबह में कोल इंडिया से इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली है 133 रुपए 60 पैसे पर। तो अब इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ अदानी ट्रांसमिशन ही बचा है। कल UPL में भी इन्होंने एग्जिट कर लिया था। तो 2 जगह खाली है मानव को इस पोर्टफोलियो में भरने के लिए। मानव आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? जी, जो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा वो है जो मेरा बाय रहेगा ICICI जनरल लोम्बार्ड पे बाय है। इनफैक्ट अगर हम ये चार्ट फॉर्मेशन देखें, स्टॉक काफ़ी हद तक एक काफ़ी रेंज कंसोलिडेशन में था। आज अगर हम देखें प्राइसेस में जिस तरह का एक गैप अप ओपनिंग हुआ है एंड कहीं ना कहीं स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम ब्रेकआउट दे रहा है आफ्टर 15 डेज ऑफ रेंज कंसोलिडेशन। मैंने ऐसे पास में देखा जब भी ऐसे फॉर्मेशंस हुए हैं एंड जिस तरह प्राइसेस एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है विद इन एन अप ट्रेंड, वहां से एक अच्छा मोमेंटम रैली चालू होता है। तो करंट लेवल्स में स्टॉक्स अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी बुलिश रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी मार्केट वोलेटिलिटी में अगर ऐसा स्टॉक अगर हम पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो वो नॉट जो अनड्यू मूवमेंट है वो स्टॉक को डेफिनेटली प्रिजर्व करते हैं। हमारे जो मोमेंटम हम स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके चलते इसमें करंट लेवल्स में बाय करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1400 ऑन द लोअर साइड, अपसाइड इसका स्टॉप लॉस है 1300 ऑन द लोअर साइड, टारगेट रहेगा 1450 का।
ओके, तो ये है फिलहाल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1450 के टारगेट के लिए एक तेजी का कॉल और स्टॉप लॉस आपने 1300 पर लगाना है। स्टॉक पर एक बार नजर भी डाल लेते, देखते हैं चार्ट की स्थिति क्या है। आज के सत्र में हमने देखा है जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर 2-3 जानकारों ने आज सुबह से एक बाय कॉल दिया। सुबह सवेरे 8 बजे ठीक सारिस दारूवाला जुड़े थे, उन्होंने कहा इंश्योरेंस में एक अच्छा प्ले है। इंश्योरेंस का जिक्र दरअसल नीलेश शाह भी कर रहे थे एनविजन के, और इन स्टॉक्स में फिर मोमेंटम लौटा है। करीब 23 रुपए तक की बढ़त आज के सत्र में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दिखा रहा है और 1450 का टारगेट दरअसल रखा है मानव ने। दरअसल कंसेंसस है आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेकर, क्योंकि रुचित जैन ने भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड चुना था, लेकिन मानव ने पहले पिक कर लिया तो वो अपने पोर्टफोलियो में से जोड़ नहीं पाए हैं। रुचित, अगर आप इसे जोड़ते अपने पोर्टफोलियो में तो क्या टारगेट स्टॉप लॉस होता फिर आपका? बिल्कुल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है और इसमें हमने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी देखा है। तो जो मैं टारगेट देख रहा था 1470 के शॉर्ट टर्म के टारगेट देख रहा था, तो करंट लेवल्स पे अगर कोई ट्रेडर्स भी खरीदारी करते हैं तो 1310 का स्टॉप लॉस लाके इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो देखिए रुचित की भी पसंद थी, लेकिन मानव ने वो पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में स्टॉक ले लिया। 1450 की बात मानव ने की, 1470 की बात रुचित कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक कंसेंसस कॉल बन रहा है खिलाड़ी नंबर 1 में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब रुचित के पोर्टफोलियो पर आते हैं। रुचित के पोर्टफोलियो में देखिए कल 3 बाय कॉल्स थे, एलेम्बिक, एनएफएल और अपोलो हॉस्पिटल। एलेम्बिक में कल ही इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। एनएफएल में मेरे ख्याल में आज सुबह में 30 रुपए 70 पैसे पर इन्होंने अपनी पोजीशन बुक कर ली है, और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल्स में 1545 के टारगेट के लिए अभी भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो 2 जगह खाली है। ये बताइए आप कौन सा ट्रेड जोड़ेंगे इस समय रुचित? तो मैंने सर जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 पिक्स मैंने दी थी, लेकिन क्योंकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में पोर्टफोलियो में नहीं ले सका तो फिलहाल मैं वो एक दूसरी पिक से ही कंटिन्यू करूंगा, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। एक स्ट्रेटेजी जो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे कल हमारी बात हुई थी कि ऐसे स्टॉक्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, घटते बाजार में जो है वही स्टॉक पिक करना आई थिंक एक समझदारी होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। पीआई इंडस्ट्रीज में आप देखें मार्केट के करेक्शन के बावजूद ये स्टॉक अपने आप में एक अप ट्रेंड है जो वो आगे भी कंटिन्यू कर रहा है। आज ये स्टॉक ने नए ऑल टाइम हाईज रजिस्टर किए हैं, जो कल के पूरे दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम से वो ऑलरेडी अभी सुबह 2-2.5 घंटे में वो सरपास हो चुके हैं। यूजुअली जब ऑल टाइम हाइस पे कोई स्टॉक आता है तो पिछले करेक्शन का एक रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट लेके टेक्निकली उसके टारगेट प्रोजेक्शंस होते हैं, और वो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट टर्म टारगेट के स्टॉक में 1800 के आ रहे हैं। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाने के लिए 1590 के स्टॉप लॉस है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसमें खरीदारी की सलाह दूंगा। करंट लेवल्स पे या कोई भी डिप आता है तो ऐड भी कर सकते हैं 1800 के टारगेट के लिए। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज अगला ट्रेड इस समय रुचित के पोर्टफोलियो में आता हुआ 1800 के टारगेट के लिए आपने इस ट्रेड को इनिशिएट करना है, और आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो करीब 1590 के लेवल्स पर लगेगा। आज फिर इन एग्री केमिकल कंपनियों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। मॉनसून की चाल दरअसल जोर पकड़ रही है और उसी का एक रिफ्लेक्शन ये फर्टिलाइजर और साथ ही साथ एग्रो केमिकल स्टॉक्स है। कल एनएफएल पर दाव लगाया था रुचित ने, आज पीआई इंडस्ट्रीज पर ये कह रहे हैं लॉन्ग साइड की पोजीशन होनी चाहिए, और वो स्टॉक भागा भी है करीब 100 रुपए ऊपर। आज पीआई इंडस्ट्री 6% की तेजी के साथ। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इनफैक्ट मानव का एक स्टॉक बाकी है तो वो खत्म करते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या कुछ जुड़ रहा है उसकी बात करेंगे। मानव, वेरी क्विकली बताइए आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? नेक्स्ट पिक रहेगा वो है बाय ऑन टीवीएस मोटर्स। अगर हम देखें भी तो स्टॉक ने जिस तरह एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन देखी थी, और वो डिक्लाइन के बाद आज एक ब्रेकआउट हम देख रहे हैं प्राइजेस में। इनफैक्ट द प्राइजेस भी अपने इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहे थे। आज प्राइस ने लास्ट 3 डेज हाईज को ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं लास्ट 60 मिनट्स का भी चार्ट देखे तो एक अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप देख रहे हैं। सो मेरा ऐसा मानना है जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था टीवीएस मोटर्स में वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं ऑटो पैक्स में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। तो उसके चलते टीवीएस मोटर्स में एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं ऑन दी अपसाइड। इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 345 का है और अपसाइड टारगेट 380 का रहेगा। ओके, तो टीवीएस मोटर्स 380 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की लेकर चले। 345 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये है मानव का
ओवरऑल पोर्टफोलियो का हाल। 2 बाय कॉल्स इन्होंने आज फिर जोड़े हैं। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक सेक्टर है जो चमक रहा है वो है टेक्नोलॉजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली आज के सत्र में, और इन्फोसिस पर हमारी नजरें हैं क्योंकि इस हफ्ते इन्फोसिस ने 27 साल लिस्टिंग के पूरे कर लिए हैं। कैसा रहा है सफर इस कंपनी का निवेशकों के लिए, उस पर भी हमारी नजरें होंगी इस ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में 10,000 के लेवल्स के आसपास ही निफ्टी कारोबार कर रहा है। अब 9,985 के लेवल्स आ चुके हैं, लेकिन तेजी है। 172 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और मिड कैप इंडेक्स में भी 250 अंकों की बढ़त कायम है। 500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल निफ्टी बैंक ने भी हासिल कर लिया है। चलिए एक के बाद एक हमारे जानकारों ने नए नए ट्रेड्स जोड़े हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है। तो शुरुआत इनफैक्ट करते हैं मानव चोपड़ा के साथ, और मानव ने देखिए 2 नए ट्रेड्स जोड़े। टीवीएस मोटर ब्रेक के पहले इन्होंने जोड़ा 380 का टारगेट और स्टॉप लॉस 345 का दिया। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पर भी इनकी तेजी की ही राय है। 1450 के टारगेट के लिए इन्होंने लॉन्ग इनिशिएट किया है और 1300 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अदानी एंटरप्राइजेज इनके पोर्टफोलियो में कल से आज कैरी कर रहे हैं, वहां पर भी एक बाय कॉल ही दिया है इन्होंने। अदानी ट्रांसमिशन का माफ कीजिएगा कॉल है ये, 245 का टारगेट दिया और इन्होंने स्टॉप लॉस 193 का दिया। अब रिटर्न्स के लिहाज से अदानी मैक्सिमम कमाई करके दे रहा है 5.5% की, और टीवीएस मोटर लगभग 1% इनके लिए जोड़ रहा है। अब आते हैं कुणाल रामभ्या के पोर्टफोलियो पर, और कुणाल ने कल के 2 शॉर्ट के ट्रेड्स को अभी भी अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखा है, वो है डीएलएफ और चोला। और मैं आपको फटाफट टारगेट्स याद दिला दूं। 140 का टारगेट है सेल साइड की तरफ डीएलएफ में, और 140 का ही टारगेट है चोला में सेल साइड की तरफ। और इन्होंने एक तेजी का ट्रेड जोड़ा, और वो तेजी का ट्रेड है कैडिला के रूप में। 385 के टारगेट के लिए इन्होंने बाय कॉल इनिशिएट किया है, और 360 इनका स्टॉप लॉस रहेगा। अब रिटर्न्स के मामले में सबसे ज्यादा कमाई इन तीनों काउंटर्स में किस स्टॉक की ओर से होती दिखाई दे रही है, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और आज कैडिला तो थोड़ा सा सुस्त था, जब इस पर नजर पहले डाली थी तो वो करीब 0.17% ही जोड़ रहा है। डीएलएफ इनके लिए मैक्सिमम जोड़ रहा है 1% प्लस के। चोला में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है इनके पोर्टफोलियो में। अब आते हैं रुचित जैन के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के कल के ट्रेड को कैरी किया है। याद रखिएगा 1545 इनका टारगेट था। स्टॉप लॉस इन्होंने कहा था 1369 पर रखना है, और दूसरा ट्रेड इन्होंने एक ही जोड़ा है पीआई इंडस्ट्रीज का। 1800 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1590 का इन्होंने दिया है। एक स्टॉक आगे जोड़ेंगे रुचित जैन, लेकिन ये 2 काउंटर्स इनके पोर्टफोलियो में जो है उनमें आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल आज थोड़ा सा फिसड्डी है, लेकिन 2% तक की कमाई पीआई इंडस्ट्रीज इनके लिए करके दे रहा है। तो ये है अब तक के रिटर्न्स। अब देख लेते हैं ओवरऑल रिटर्न के मामले में कौन कहां पर पहुंचा है। याद रखिएगा कल दोपहर तक 5% के रिटर्न्स हासिल किए थे कुणाल रामभ्या ने, और दूसरे स्थान पर थे 3% के रिटर्न्स के साथ रुचित जैन। अब आप देखेंगे आपके सामने वो रिटर्न्स, और मानव चोपड़ा -1% के रिटर्न्स दिखा रहे थे कल दोपहर में, अब आ चुके हैं 3% के रिटर्न्स के साथ। रुचित के हो चुके हैं 10% के रिटर्न्स। कुणाल अनफॉर्चुनेटली हल्का सा नेगेटिव टिक इनके पोर्टफोलियो में आया है, और 0.25% नेगेटिव रिटर्न्स ये दिखा रहे हैं। तो दिलचस्प है आज का मुकाबला, और इस हफ्ते काफी एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भरपूर है, तो आपको वैसे ही ट्रेड्स भी नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग मुकाबला। लेकिन आईटी की मैंने बात की थी, और आईटी इंडेक्स आज के सत्र में दरअसल आउट परफॉर्म कर रहा है, और आईटी की दिग्गज कंपनी हम बेलवेदर कहते हैं इन्फोसिस। याद रखिएगा 27 साल पहले इसकी पारी की शुरुआत हुई भारतीय मार्केट्स में, और तब से लेकर अब तक इसने बहुत ही दमदार रिटर्न्स कमाए, और मिसाल है आईटी कंपनियों में अगर आज भी कोई स्टार्टअप इस स्पेस में उतरता है तो इन्फोसिस के फाउंडर्स उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसी की अब चर्चा करेंगे।
तो इन्फोसिस की पारी कैसी रही है? बस 27 साल पहले ये लिस्ट हुई और तब से लेकर अब तक हर दिग्गज निवेशक कहता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना जरूरी है। प्रदीप ने इनफैक्ट कुछ डेटा क्रंचिंग की। प्रदीप बताइए, ये पारी कैसी रही है इन्फोसिस की पिछले 27 सालों की? बेहद शानदार पारी है इन्फोसिस की। अगर आप देखिए 1993 में 14 जून को ये लिस्ट हुआ था और 27 सालों के बाद की स्थिति तो आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब इसकी लिस्टिंग भी हुई थी तो वो काफी शानदार थी। 95 रुपए का इशू प्राइस था और उसके सामने 145 रुपए पर लिस्टिंग हुई थी। यानी आप करीब करीब 52% के प्रीमियम पर यह लिस्टिंग हुई थी। ये आप देख सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये इशू आया तो ये पूरा भरा नहीं था। ऐसी कई सारी बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं जिन्होंने सालों में बहुत शानदार रिटर्न कमा कर दिए हैं, जिस पर आपको भरोसा नहीं होता एक बारगी। लेकिन जिस वक्त वो अपने इशू लेकर आए उस वक्त निवेशकों को अंदाजा नहीं लग पाया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि काश मैंने 1993 में इन्फोसिस ले लिया होता, तो आप ये समझिए कि बहुत सारे अच्छे दिग्गज निवेशक थे जो चूक गए थे। लेकिन वल्लभ भंसाली साहब ने इसको अंडरराइट किया था और उसके बाद अगर आप देखें शानदार लिस्टिंग हुई और फिर साल दर साल आपने जिस तरह के रिटर्न देखे हैं वो तो आपके सामने है। तो बड़ा मल्टीबैगर ये फाइनली बना है। 1999 मार्च में इसका ADR आया था, तो वो इनकी ओवरसीज लिस्टिंग थी। यानी देश में लिस्टिंग के 5 साल के बाद इन्होंने ओवरसीज लिस्टिंग की। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, 8 बार ये अब तक बोनस दे चुके हैं हर्षदा। ओके, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर हमने देखी है इसकी पारी रही है और 8 बार का बोनस। लेकिन ये असल में एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। प्रदीप, तो रिटर्न्स के मामले में ये बताइए किस तरह की बड़ी कमाई हुई है स्टॉक के जरिए? तो इस कमाई का हिसाब लगाने के लिए आपको जो देखना पड़ेगा कि कितने बार बोनस और स्प्लिट हुए हैं, तो वो पूरी कहानी आपके सामने है। अगर आपने 1993 में यहाँ पर इशू में पैसा लगाया, मान लीजिए 100 शेयर्स आपने लिए थे, उसके बाद अगले ही साल 1994 में 1:1 का बोनस आया तो 100 के हो गए 200। 1997 में इसके 3 साल बाद फिर 1:1 का बोनस आया तो ओरिजिनल 100 शेयर हो गए 400। 2 साल के बाद 1999 में फिर 1:1 का बोनस आया तो 400 से हो गए 800। और साथ साथ स्प्लिट भी हुआ एक शेयर का 2 में, तो 100 शेयर हो गए 1600 1999 आते आते। लेकिन उसके बाद के दशक पे आप नजर डालिए तो वहां पर भी इन्फोसिस ने लगातार आपको रिवॉर्ड किया है। तो ये जो 1600 शेयर्स थे आपके 1999 में, ओरिजिनल 100 शेयर यानी 1 के 16 हुए थे, वो फिर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि उन्होंने 2004 में फिर से एक बार बोनस दिया और इस बार जो बोनस दिया गया था वो दरअसल 1 पे 4 शेयर का बोनस दिया गया था। अगर ये ग्राफिक्स हम आगे बढ़ा पाए तो आपको दिखाई देगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। 2006 में फिर 1:1 का बोनस दिया गया था। 2014 में आप देखिए फिर 1:1 का बोनस दिया गया। अब ये नंबर देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है, 12,800, 25,600 और फाइनली 2018 का जो 1:1 का बोनस था उसको आप जोड़ के देखेंगे तो आपके पास 1,02,400 शेयर हो गए। यानी 100 शेयर अगर 1993 में आपने लिए तो आपके पास आज 1,02,400 शेयर हुए। उसके बाद जो इसका रेट बढ़ा है उसका आप एडजस्टमेंट कीजिए, तो अगर आपने 100 शेयर में 9,500 रुपए लगाए थे, आज आपके उस पोर्टफोलियो की वैल्यू आती है 7 करोड़ 8 लाख शेयर्स, 8 लाख रुपए माफ कीजिएगा। तो देखिए सिर्फ 100 शेयर और आप बढ़िया करोड़पति बन गए अगर आपने इन्फोसिस की लिस्टिंग के दौरान उस स्टॉक में पैसे लगाए होते। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दरअसल इन्फोसिस आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के हर बड़े चेहरे का एक फेवरेट स्टॉक रहा है और आज इन्फोसिस की इस पारी पर हमने एनविजन के नीलेश शाह से भी बात की और उन्होंने यही कहा कि दरअसल इन्फोसिस की लिस्टिंग ने भारतीय आईटी कंपनी का पूरा हुलिया और नक्शा ही बदल दिया। जो कई चीजें हैं जो 1990s में जो कई इनिशिएटिव्स इन्फोसिस ने जो लिए थे वो जमाने के हिसाब से उस वक्त के हिसाब से बहुत ही फार रीचिंग इनिशिएटिव्स लिए थे, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो, बिजनेस का ग्रोथ हो, भारत की गरिमा को एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड इक्विटी बनाना और फिर जो छोटे छोटे निवेशकों है उनके लिए वेल्थ क्रिएशन करना, ईसॉप्स लाना, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के रूप में आना,
पहला इंटरनेशनल लिस्टिंग होना, मतलब कितनी सारी इनिशिएटिव्स जो आज एक नॉर्मल रूटीन कोर्स में मानी जाती है, वो काफी कुछ इनिशिएटिव्स जो थी वो इन्फोसिस ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में और इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में और इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर अव्वल नंबर पर हमेशा रही है ये कंपनी और आज भी इन्फोसिस एक हॉट फेवरेट रहता है जब भी आप टेक्नोलॉजी में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए सामने आए। चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, एक अपडेट भी लेकर आएंगे मॉनसून की चाल पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।